दांत में दर्द है तो नींबू की फांक पर नमक छिड़ककर उसे दांत पर लगा दिया और दर्द छूमंतर हो गया। कान में दर्द हो तो प्याज का रस गर्म करके 4 बूंद कान में डाल ली, चुटकियों में दर्द भाग जाएगा। पीठ पर घमौरिया हो तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया, गर्मी और घमौरिया दोनों से छुटकारा मिल जाता है। जुकाम है तो गाय के दूध में काली मिर्च और मिश्री मिलाकर सोते वक्त पी लिया, कुछ ही दिनों में जुकाम खत्म हो जाएगा। क्या ये सब झूठ है? क्या दादी माँ के नुस्खे बेमानी हैं? क्या ऐसे घरेलू उपायों से कोई फर्क नहीं पड़ता? बीमारी चाहे जो हो, भारत में उसके इलाज की शुरुआत घरेलू नुस्खों से हो जाती है। सिरदर्द हो, सर्दी हो या फिर हाई बीपी, हिंदुस्तान की हर रसोई अस्पताल और मसाले दवा बन जाते हैं। पुराने जमाने में तो नानी और दादी इन्हीं के भरोसे अपनी जिंदगी काट लेती थी, लेकिन लगता है आज की पीढ़ी घरेलू नुस्खों पर यकीन खो बैठी है। सवाल यह है कि क्या अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में आयुर्वेद को भुला दिया गया? क्या अंग्रेजी दवाई के लिए आयुर्वेद को बीमार कर दिया गया? क्या आयुर्वेद को दवाई न मानने की साजिश रची गई? ऐसी ही तमाम आशंकाओं की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का ध्यान आज दिलाया। प्रधानमंत्री आज हरिद्वार में थे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया देश की आयुर्वेदिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाई तो उसने उसे बर्बाद कर दिया। इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए थे कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था, और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आजादी के बाद की सरकारों को भी इस हालात का जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आयुर्वेद अंग्रेजी दवाओं का सामना क्यों नहीं कर पाया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बड़े कारण बताए। दुश्मनों ने नष्ट करने का कोशिश की, ठेला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, 1 चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, ढिकना जोड़ना और फिर लेना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग। अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। NSSO के सर्वे के मुताबिक देश में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल में जमीन आसमान का अंतर है। शहर हो चाहे गांव, देश की 90% आबादी बीमार होने पर अंग्रेजी दवाएं प्रयोग करती है। वहीं 5 से 7% अन्य दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है। ये हाल तब है जब देश में 22 सालों से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। पहले ये इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता था। देश भर में आयुष मंत्रालय के तहत 55 अस्पताल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक आयुर्वेद के गायब होने के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं, उन कमियों को दूर करने का पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में प्रयास किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो आयुर्वेद की दवाओं को अंग्रेजी दवाओं से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में हमने ABP न्यूज के दर्शकों को बाबा रामदेव की प्रयोगशाला को दिखाने का फैसला किया, ताकि जाना जा सके कि आखिर प्रयोगशाला के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो आयुर्वेद का चेहरा बदल देगा। रामदेव की इस प्रयोगशाला को पहली नजर में देखने से ही अंदाजा हो जाता है कि योग की तरह आयुर्वेद को भी घर घर पहुंचाने के लिए कमर कसी जा चुकी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हमें अपने रिसर्च सेंटर को घुमाते हुए बताया कि ये आयुर्वेद का पहला ऐसा रिसर्च सेंटर है
जहां पर आयुर्वेदिक दवाओं को अंग्रेजी दवाओं की तरह बनाया जा रहा है। यानी यहाँ पर आयुर्वेद की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने का काम किया जा रहा है। दवाई को एज ए मेडिसिन स्टैब्लिश करने के लिए जो पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स हम यहाँ जो है ड्रग्स के एक्टिव कंपोनेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, उनकी डोज को एनालिसिस करने के लिए, और उनके जो इफेक्ट्स हैं या उनमें कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो एलोपैथी में पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हम आयुर्वेद के ड्रग्स में फॉलो करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया में जो कम से कम विकसित देश हैं, वहाँ कहीं पर भी आयुर्वेद को कि एक भी औषधि को ड्रग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। वो खाली जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में उनको ले जाते हैं, और हम यहाँ से जो काम कर रहे हैं, इससे आयुर्वेद को एक ड्रग के रूप में, औषधि के रूप में मान्यता मिल पाएगी। बाबा रामदेव को यकीन है कि ये कमियां दूर होते ही चंद सालों में आयुर्वेद एक बार फिर अपना गौरव हासिल कर लेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक के लिए ये रिसर्च फैकल्टी खड़ी की है, और इसके ऊपर 200 करोड़ से ज्यादा तो इनिशियल खर्च हुआ, और हर साल कम से कम 100, 200 और 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, और पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मानेगी जैसे योग को माना है। बाबा रामदेव के इन दावों के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आयुर्वेद की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की। उनकी बात सुनाए उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री इसके लिए किसे दोषी मानते हैं। आजादी के बाद जो बचा था उसे पनपाते, उसे पुरस्कृत करते, समयानुकूल परिवर्तन करते, नए रंग रूप के साथ सज सज्जा करते, लेकिन वो नहीं हुआ। गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ। आजादी का एक लंबा कालखंड ऐसा गया जिसमें इन श्रेष्ठताओं को भुलाने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री की माने तो आयुर्वेद के पिछड़ने के लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं। जब यही सवाल हमने आचार्य बालकृष्ण से पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया। एलोपैथिक की महिमा मंडन करके एक भ्रम फैलाया गया, और आयुर्वेद को अपमानित करने के लिए आयुर्वेद के विषय में कि आयुर्वेद प्रचारित न हो या आयुर्वेद के लाभों को कमतर आंक करके उसको आयुर्वेद को बदनाम करने का प्रयास किया। ये मुख्य कारण रहा है कि जिसकी वजह से लोगों की रुचि आयुर्वेद में कम रही और आधुनिक पैथी के प्रति ज़्यादा रही।